हाय, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने जो कल प्रीवियस वीडियो दिया था, लेक्चर दिया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको देख चुके होंगे। कल का जो टॉपिक था हम लोग स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम अंडर द पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वगैरह सीखा था, समझा था कि बिजनेस क्या होते हैं, उसको कैसे डिफाइन किया गया, इनकम टैक्स में कितने टाइप से होते हैं और कैसे उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। मैंने बेसिक आप लोगों को बताया था। आज से हम लोग का स्टार्ट होने वाला है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। देखो मेनली मैं 1 मिनट, मेनली जो होता है इनकम टैक्स में इनकम का इनकम देखो, वैसे तो इनकम टैक्स में नेट इनकम का कैलकुलेशन 5 हेड से होते हैं, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी पीजीबीपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पीजीबीपी में जब बात कर रहे हैं बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम का जब बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटेशन दो टाइप से होती है। इनकम की कंप्यूटेशन दो टाइप से होती है। एक होता है प्रेजेंटिव बेस पे। प्रेजेंटिव बेस पे का मतलब होता है कि आकलन अनुमान के आधार पे गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आपका यदि डिजिटल से पेमेंट किया है, वो कहने का मतलब है गवर्नमेंट बोल रही है प्रेजेंटिव टैक्सेशन बेस पे कि आपका 1 करोड़ रुपए का यदि टर्न सेल हुआ है तो यदि डिजिटल पेमेंट से आपने लेन देन किया तो 6% में उसको प्रॉफिट मानता हूँ, और कैश में हुआ है तो उसमें 8% मानता हूँ। उसको बोला जाता है प्रेजेंटिव बेसिस। और दूसरा होता है अकाउंटिंग बेस पे। अकाउंटिंग बेस पे टैक्सेशन होता है। बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना अकाउंट्स बुक्स वगैरह मेंटेनेंस करके रखते हैं। तो उसको किस में रखा जाता है, उसका कंप्यूटेशन किया जाता है इसमें कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन सेक्शन 29 में। 29 में उसका कंप्यूटेशन को मतलब कि ऐड किया जाता है। उसका जो जो भी जोड़ घटाव होता है उसको इसमें किया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई छोटा बिजनेस है तो यदि किसी का इनकम, यदि आप टैक्सेशन सॉरी किसी का इनकम का आप कैलकुलेशन कंप्यूटिंग प्रेजेंटिव बेस पे कर रहे हो तो इसमें आपको नहीं करना है, इसमें आप नहीं कर सकते हो। इस बेस पे आप उसका इनकम का कंप्यूटेशन नहीं कर सकते हो। और यदि इस बेस पे आप जब करोगे, यदि इस बेस पे आप करोगे, जो मैं 5 आपको बताया हूँ, यदि इसके बेस पे आपको इनकम का किसी का कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप प्रेजेंटिव बेस पे उसका टैक्स कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स दो वे होते हैं। पीजीबीपी में आप किसी का भी टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं कि कितना उसके ऊपर टैक्स बन रहा है, नेट इनकम कैसे निकालते हैं, उसका दो बेस होता है। एक होता है प्रेजेंटिव बेसिस, एक होता है अकाउंट्स मेंटेनेंस बेसिस। तो किसी का यदि अप्रेजेंटिव बेस पे उसका टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, इनकम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये रूल आपको उसमें फॉलो नहीं कर रहा है। और यदि इस रूल से आप चल रहे हैं तो आपको जो प्रेजेंटिव बेसिस वाला है, जो 6% और 8% नेट प्रॉफिट होता है, ठीक, उसको आपको इस बेस पे नहीं कर सकते। मतलब कि दोनों में कोई एक ही करना है। तो ये जो कल हम लोगों ने 28 के बारे में, सेक्शन के बारे में बात किया था, चार्जिंग सेक्शन 28 होता है पीजीबीपी का। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का जो चार्जिंग सेक्शन होता है 29 होता है। अब कैसे इसमें कंप्यूटेशन होता है, क्या होता है, देखो इसमें 5 टाइप से होते हैं डिडक्शन। सैलरी वाले में मैंने बताया था आपको डिडक्शन कितने टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो इसमें भी पीजीबीपी में होता है एडमिसेबल डिडक्शन सेक्शन 32-37। सेकेंड होता है इन एडमिसेबल डिडक्शन सेक्शन 40। एक होता है एक्सपेंसेज और पेमेंट नोट डिडक्शन इन सर्टेन सेक्रूमेंटेंस सेक्शन 40 ए। प्रॉफिट चार्ज टू टैक्स सेक्शन 41 अदर प्रोविजन। एडमिसेबल डिडक्शन क्या होते हैं, जो कि बुक्स वगैरह में आप मेंटेनेंस नहीं करके रखते हैं। जो देखिए, जब आप पीएलएन बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जब बनाते हैं इनकम टैक्स में आईटीआर 3 फाइलिंग वगैरह करने के लिए, उसमें होता क्या है कि जब आप उसका पूरा सेट बनाते हो, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, तो उसमें आपको दिखाना पड़ता है आईटीआर 3 के लिए। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि एडमिसेबल डिटेक्शन क्या होता, कितना आपने उसमें क्लेम किया है, इन एडमिसेबल कितना क्या है। तो जो एडमिसेबल डिडक्शन जो होते हैं वो क्या होता है कि जो प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम अपना दिखाते हैं, गवर्नमेंट को शो करते हैं आईटीआर में, वो इसको कर सकते हैं, एडमिसेबल डिडक्शन बेस पे अपना डिडक्शन ले सकते हैं। और जो बुक्स वगैरह मेंटेनेंस करते हैं वो इसमें कर सकते हैं इन एडमिसेबल डिडक्शन डिडक्शन। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एक होता है एक्सपेंसेज और पेमेंट नॉट डिडक्शन। कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो कि जिसका डिडक्शन आपको किसी में भी नहीं मिलेगा, चाहे एडमिसेबल डिडक्शन हो और चाहे इन एडमिसेबल डिडक्शन हो, दोनों में किसी में आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। थर्ड होता है प्रॉफिट चार्जिंग। इसको आगे बताऊंगा। प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, प्रॉफिट चार्ज के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर चार्ज वगैरह कितना होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक होता है अदर प्रोविजन। उसके बाद नेक्स्ट आता है अदर प्रोविजंस। अदर प्रोविजंस का जो होता है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो डिडक्शन होता है पीजीबीपी में वो 4 से 5 टाइप के होते हैं। एडमिसेबल डिडक्शन, एडमिसेबल डिडक्शन जिसको आप मेंटेनेंस वगैरह नहीं करते हैं
जिसका सेक्शन होता है 30 to 37। एक होता है इनएडमिसिबल डिडक्शन, जिसको जो अकाउंट्स वगैरह जो मेंटेनेंस करके रखते हैं उनके लिए सेक्शन 40 होता है। उसके लिए एडमिसिबल डिडक्शन होता है एक्सपेंसेज और एक पेमेंट नोट डिडक्शन। कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं, कुछ ऐसे खर्चा होते हैं, कुछ ऐसे पेमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलता ही नहीं है, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेज, जिसको एक्सप्लेन किया गया है 40A में। प्रॉफिट चार्जिंग 41 अदर प्रोविजन होता है। देखिए हम लोग बात करते हैं कि एडमिसिबल डिडक्शन क्या होता है। आज हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में डिडक्शन पढ़ रहे हैं। ऊपर में मैंने आपको कंप्यूटेशन बता दिया। कंप्यूटेशन दो टाइप से होता है, एक होता है प्रेजेंटिव बेस पे कंप्यूटेशन, एक होता है अकाउंट्स बेस्ड। तो अकाउंट बेस पे यदि कोई अपना टैक्स कंप्यूट करेगा तो इस रूल को फॉलो करना होगा, और यदि नहीं करता है, यदि अकाउंट बेस पे नहीं करता है तो उसको जो टैक्स वगैरह किस पे कैलकुलेशन करना होगा, टैक्स प्रेजेंटिव बेस पे। तो आज हम लोग बात करें एडमिसिबल डिडक्शन। एडमिसिबल डिडक्शन क्या होते हैं? एडमिसिबल डिडक्शन में सेक्शन 30 से स्टार्ट होता है। रेंट, रेट्स, टैक्सेज, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। मतलब कि आप बिजनेस करते हो, आप किसी बिल्डिंग में बिजनेस वगैरह करते हो तो आप रेंट जो देते हो, रेट्स देते हो, टैक्स देते हो, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, वो क्या है आपका एक तरफ का डिडक्शन है। वो जो खर्चा आप कर रहे हो उसमें वो आपका डिडक्शन का पार्ट होता है। मतलब आप किसी बिल्डिंग लिए हो, आप बिल्डिंग में अपना बिजनेस कर रहे हो, आप तो उस पर रेंट देते हो, रेट्स कुछ होते हैं जो देते हो, आप टैक्स देते हो। कौन सा टैक्स? म्यूनसिपैलिटी टैक्स नहीं, कॉमर्शियल टैक्स होते हैं जो बिजनेस ओनर का किसी स्टेट में देना होता है, तो उस टाइप का टैक्स देते हो। रिपेयर्स के नाम पे आप देते हो, और एंड इंश्योरेंस की हो, जो बिल्डिंग में रहते हो उसका इंश्योरेंस वगैरह किए हो। तो क्या है, एक तरफ से टोटल एक्सपेंडिचर है, पूरा खर्चा है। तो यदि उस टाइप का आपका कोई एक्सपेंडिचर बनता है तो सेक्शन 30 के अंदर आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। इसमें बताया है सेक्शन 30 अलाउज deduction in respect of the rent, rates, taxes, repairs and insurance of building used by the SSC for the purpose of the business and profession। जिस बिल्डिंग में आप पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पज के लिए जिस बिल्डिंग को यूज कर रहे हो और उसको रेंट देते हो, रेट्स, टैक्स, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस के नाम पे जितना भी आप पे एक्सपेंडिचर आते हैं वो क्या आते हैं, पूरा डिडक्शन आप उसका इनकम टैक्स में ले सकते हो। Where the premises are occupied by the SSC as a tenant, where the premises are occupied by the SSC as a tenant, the rent paid for such premises and the amount paid on account of cost repairs in the SSC had undertaken to bear such repairs to premises। मतलब कहने का है कि जो रेंट आप रहते हो उसमें यदि कोई रिपेयर्स वगैरह के लिए होते हो उसका बताया गया है सेल्फ ऑक्युपाइड वाले में भी। ऑक्यूपेशन ऑफ premises by the SSC being the owner, यदि आप अपने ही बिल्डिंग में जब बिजनेस करते हो तो उस सिचुएशन में आपको ट्रीटमेंट कैसे करना होगा, डिडक्शन कैसे लेते हो आप। वेयर द एसएससी हिमसेल्फ इज ओनर ऑफ द प्रेमिसेस एंड ऑक्युपाइड फ्रॉम ऑफ हिज बिजनेस प्रोसेस, नो नेशन रेंट वुड। उसमें क्या होगा, मैं आपको टेक्निकल वर्ड नहीं बताता हूं, मैं आपको इजी वर्ड में बताता हूं। यदि जो बिल्डिंग आपका है और आप उस बिल्डिंग में खुद का बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप रेंट का डिडक्शन नहीं ले सकते हो। दैट मीन आप अपने ही बिल्डिंग में आप बिजनेस करते हो और सोचते हो कि उसका रेंट का डिडक्शन ले, तो गवर्नमेंट ने इसको अनअलाउड कर रखा है, डिसअलाउड कर रखा है, उसका आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन ऑफ प्रेमिसेस ऑफ एसेसिंग बीइंग द ओनर। इसका मतलब है कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, आपका ही बिल्डिंग है और आप उसी बिल्डिंग में बिजनेस करते हो, तो आप उस सिचुएशन में जो रेंट का डिडक्शन है आप नहीं ले सकते हो, और रेट, टैक्स, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस का डिडक्शन आप बिल्कुल ले सकते हो। इसको इस वर्ड से टेक्निकल वर्ड से बताया गया है। Repairs of the premises apart from rent, the section allows deduction in respect of expense recorded on the premises building the case where। इसका मतलब वही होता है कि रेंट वगैरह जो होता है अलाउड किसके लिए किया गया, जो रेंट पे रहते हैं, और यदि जिसका सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ बिल्डिंग है, उसी बिजनेस करता है, तो रेंट को छोड़ करके जितना भी टाइप के होते हैं डिडक्शन आप टैक्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस आप ले सकते हो। इसको कहाँ एक्सप्लेन किया गया है, इनकम टैक्स का सेक्शन 30 में। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, एडमिसिबल डिडक्शन पढ़ रहे हैं। 30 to 37 के बारे में हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे कि पूरा सेक्शन को कवर किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है इन द एसएससी इज द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग और द एसएससी इज ए टेनेंट हु इज अंडरटेकन टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर टू premises even if the assessing occupies
द परमिसेज अदरवाइज देन एज ए टेनेंट और ओनर आई लीसेज लाइसेंस और मोर्गेज वगैरह। मतलब कहने का मतलब है कि लीज पे है या लाइसेंस पे है या मोर्गेज हो किसी टाइप के है, यदि आप उसमें टेनेंट बन के रहते हैं, आप रेंटर बन के बिजनेस अपना कर रहे हैं, तो उसमें डिडक्शन कौन सा ले सकते हैं, जो ऊपर मैंने बताया, आप फुल डिडक्शन ले सकते हो, रेंट का ले सकते हो, रिपेयर का ले सकते हो, मेंटेनेंस का ले सकते हो, टैक्स देते हो, आप टैक्स का बर्डन भी खुद से करते हो तो उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हो। इससे नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड करेंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर क्या होता है, जैसे कि मान कर चलो कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हो वो बिल्डिंग 2 फ्लोर का है, और 2 फ्लोर से क्या किया गया कि 1 फ्लोर और उसमें ज्यादा ऐड किया गया, मतलब 3 फ्लोर का उसको बना दिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर उसको आता है। जो 2 फ्लोर के बाद अपने 3rd फ्लोर जो आपने क्रिएट कराया बनाया, वो क्या आता है, कैपिटल नेचर आता है। तो कैपिटल नेचर के ऊपर जो भी आप एक्सपेंस करते हो उसका आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो, उसका डिडक्शन गवर्नमेंट आपको नहीं देती है। दैट मीन्स कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर का मतलब होता है कि देखो, एक तो होता है छोटी मोटी टूट फूट जो होती है बिल्डिंग में, उसका तो आप डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन कैपिटल नेचर जब आप 1 फ्लोर और उसमें ऐड करते हो तो क्या हुआ, आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ, कैपिटल बढ़ा, तो गवर्नमेंट बोले कि कैपिटल नेचर के ऊपर जो आपने एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है, मतलब कि फ्लोर को बढ़ाने में 1 फ्लोर 2 फ्लोर एक्स अमाउंट जितना भी अमाउंट है, उसमें 1 रुपया का भी गवर्नमेंट डिडक्शन आपको नहीं देगी, उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर। इसमें बताया है कैपिटल नेचर नॉट टू बी अलाउड एज डिडक्शन amount paid on account of the cost of repairs to the premises occupied by the SSC as a tenant and the amount paid on account of current repairs to the premises occupied by the SSC otherwise then a tenant shall not be include any capital nature expenditure. In other words, cost of repair and current repairs other than of capital nature is allowed as deduction while computing business income. यदि उसका कैपिटल नेचर में जितना भी खर्चा किया वो आपका क्या होगा, डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग होगा बिजनेस इनकम, उसको कंप्यूटेशन किया जाएगा, उसको आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन कौन सा मिलेगा, जो छोटी मोटी आपने जो किया है, टूट फूट हुई है, उसके ऊपर जो आपने किया है, तो उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। अदर एक्सपेंसेज इन एडिशनल डिडक्शन आर अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेज बाय लॉ ऑफ लैंड रेवेन्यू लोकल रेट्स म्युनिसिपल टैक्स एंड इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज यूज्ड ऑफ द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन केसेज रेट एंड टैक्सेस लिवाइड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट ऑल्सो अलाउड। यदि इस टाइप का कोई खर्चा किया आपने, डिडक्शन आर अलाउड रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंस बाय द लैंड ऑफ रेवेन्यू, जमीन का आपने रेवेन्यू को दिया है, लोकल रेट्स दिया है, म्युनिसिपल टैक्स एंड इंश्योरेंस रिस्पेक्ट में जो भी आपने दिया है, वो क्या होगा, अदर एक्सपेंस में आएगा, उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। परमिसेज यूज पार्टली और बिजनेस एंड पार्टली फॉर द अदर पर्पस। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे वैसा बिल्डिंग होता है कि जिसमें आप नीचे बिजनेस कर रहे हो और ऊपर में अपना रेसिडेंशियल है आपका, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी आपका बिजनेस पर्पस के लिए जो आपने जितना लैंड को आपने कवर किया एरिया को, उसका आप डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन जो जिसमें आप रेसिडेंशियल में रहते हो आप, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बिल्डिंग में 2 फ्लोर का होता है, 2 फ्लोर में क्या करते हो कि आप फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जो होता है उसमें आप बिजनेस कर रहे हो, सेकंड वाले फ्लोर पे आप रहते हो, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हो। तो मान कर चलो कि जो आप बिजनेस पर्पस के लिए जो आप एरिया लिए हो, जो आप ग्राउंड फ्लोर यूज कर रहे हो, उसमें यदि रेंट टैक्स वगैरह का जितना भी आपका एक्सपेंस है वो क्या होगा, उसका आपको डिडक्शन मिलता है, और जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जो आपने लिया है उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। उसको क्या बोलते हैं, परमिसेज यूज्ड पार्शली फॉर बिजनेस एंड पार्शली फॉर अदर पर्पस। अदर पर्पस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद सेकंड में आता है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, सेक्शन 31। 30 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेक्शन 30 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेंट रेट टैक्स रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग के बारे में पढ़ा था। जो इनकम टैक्स का पीजीबीपी में जो सेक्शन 30 होता है किसके बारे में बात करता है, रेंट रेट टैक्स रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। और जो 31 होता है, 31 किसके बारे में बात करता है, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। यदि आप बिजनेस में हो और अपने रिपेयर्स इंश्योरेंस और मशीनरी फर्नीचर के ऊपर कोई एक्सपेंसेस वगैरह किया है, तो वो आपको कहाँ कवर होता है, सेक्शन 31 में होता है। सेक्शन 31 अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंस ऑन करेंट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। यहाँ 3 वर्ड दिया हुआ है। सेक्शन 31 allows deduction in respect of the expenses on current repairs and insurance of machinery, फर्स्ट में मशीनरी, सेकेंड में प्लांट एंड फर्नीचर। तीनों के ऊपर जो आपने एक्सपेंसेस किया है कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसका आपको डिडक्शन मिलता है।
यूजेस ऑफ द एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझने वाला। यूजेस ऑफ द एसेट्स क्या होता है? मान कर चलो कि आप कोई एसेट्स है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है आपके पास। आप क्या करते हो कि जो आपके यहाँ जो वर्क करता है, काम करता है कोई भी, उसको आपने दे दिया है। देखिए, ओनर दो टाइप के होते हैं इनकम टैक्स में। ओनर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्चुअल ओनर, एक होता है बेनिफिशियरी ओनर। एक्चुअल ओनर वो होता है जिसका वो प्रोडक्ट होता है, जिसका एसेट होता है, जिसका रियल ओनर होता है, वो उसको बोलते हैं एक्चुअल ओनर। एक होता है बेनिफिशियरी, मतलब कि जिसको फायदा हो रहा है उससे। तो इसमें ये बोलता है कि यूजेज ऑफ द एसेट, मान कर चलो कि आपके पास कोई एसेट था, लैपटॉप कंप्यूटर था, आपने दे दिया है, वो जो आपके यहाँ काम करता है, और उसके ऊपर वो तो कोई रिपेयर्स पे एक्सपेंस आता है, खर्चा आता है। तो जब इनकम आप अपना इनकम टैक्स फाइल करोगे तो उसमें आप भले ही आप ओनर हो, उसका पैसा आपने दिया है अपने जेब से, आप अपने पॉकेट से उसका पैसा दिया, लेकिन डिडक्शन उसका आप नहीं ले सकते हो। कौन ले सकता है? जो बेनिफिशियरी ओनर है, जो जिसको फायदा हो रहा है, वो उसका डिडक्शन ले सकता है, आप नहीं ले सकते। इसमें यही इसका मतलब होता है यूजेज ऑफ द एसेट। इन ऑर्डर टू क्लेम द डिडक्शन, द एसेट मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ द एसएससी और own business, the profit or which is being the tax, i.e. the assessee should be beneficiary owner of the asset। मतलब कि ओनर जो बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियल ओनर जो है वो उसका टैक्स में डिडक्शन ले सकता है, आप नहीं ले सकते हो। भले ही आपका प्रोडक्ट है, एसेट आपका ही है, लेकिन इनकम टैक्स में उसको बोला गया कि उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप बेनिफिट उसे नहीं लो। जो बेनिफिशियल ओनर है उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, टैक्स में डिडक्शन उसको मिलेगा। Even if an asset used for the part of the part of the previous year, the assessee entitled to the deduction the full amount of expenses, repair and insurance charges, and might be merely on amount portion of the period of use। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपका बताता हूँ इसका। जैसे कि प्रोडक्ट एसेट मेरा ही था, मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया हमेशा के लिए। मैंने फ्रेंड को, या जो भी था मेरा यहाँ वर्क करने वाला कोई भी इम्प्लॉय था जो मेरे शॉप में काम करता था, उसको मैंने दे दिया हमेशा के लिए। और उसके बाद उसका उसमें कुछ इंश्योरेंस किया है एसेट का, या रिपेयर वगैरह पे एक्सपेंस किया। तो उस सिचुएशन में भी कौन ले सकता है इसका बेनिफिट? वही लेगा। लेकिन किसी और का है, मुझको मिल जाता है, मैं उसका बेनिफिशियरी ओनर हो जाता हूँ। भले वो रिपेयर के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम पर टैक्स देता है अगला, और उसका बेनिफिट मैं ले रहा हूँ, बेनिफिशियली यूजर मैं हूँ, उसका यूज मैं कर रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में कौन लेगा उसका बेनिफिट? उस सिचुएशन में मुझको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन मैं अपने इनकम टैक्स में ले सकता हूँ। Repairs exclude replacement or reconstruction. The term repairs will include renewal or relocation of asset, but not replacement। आपके पास कोई वैसा प्रोडक्ट है, एसेट है, जैसे कि आईपैड होता है, आईपैड का कोई आपके पास टैब था, लैपटॉप था, उसको क्या किया कि आपने रिपेयर्स के जगह पे अपने रिप्लेसमेंट कर दिया। कंपनी आप जाते हो, बोलते हो कि मैंने आपसे प्रोडक्ट लिया था, इसमें ये कमी है, तो क्या बोलती है कंपनी कि आपको मैं नया दे देता हूँ। तो जो नया मिलता है वो आपका क्या होगा? एक्सपेंस में नहीं आएगा, वो रिप्लेसमेंट में आया। रिप्लेसमेंट मतलब क्या हुआ? वो आपका एक तरफ से एक एसेट तैयार हुआ। तो उस केस में, उस सिचुएशन में आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो, वो रिपेयर से कैटेगरी में नहीं आएगा, रिप्लेसमेंट में आएगा। रिप्लेसमेंट का बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलता है। उसके बाद है करेंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट बी अलाउड। मैंने ऊपर जो बताया था, कैपिटल नेचर होता है, जो कि कैपिटल नेचर का मतलब होता है कि जो आपने छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा अमाउंट आपने 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया का नया कुछ उसमें और एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया, तो उस सिचुएशन में आपको उसका अलाउड नहीं मिलता है। अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करेंट रिपेयर्स ऑफ मशीनरी प्लांट और फर्नीचर शैल नॉट इंक्लूड एनी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। मतलब कि किसी भी टाइप का कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर नहीं होनी चाहिए। In other words, current repair other than of capital nature expenditure is allowed deduction in the computation of income under the head profit and gains of business or profession. Insurance premium. The deduction allowable in respect of premium paid of insuring the machinery, plant, or furniture also the following condition. The insurance must against the risk of damage or destruct of the machinery, plant, or furniture. The asset must be used by the assessee for the purpose of the business or profession during the accounting year. The premium should have been actually paid अंडर द मर्केटाइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें यही बताता है कि इंश्योरेंस वगैरह भी आपने कोई
फर्नीचर वगैरह के रूप में किया है, आपका मशीनरी है, फर्नीचर है, उस पर आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह का प्रीमियम पेड किया है, उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। द प्रीमियम में इवेंट टेक फॉर्म कंट्रीब्यूटर ट्रेड एसोसिएशन अंडरटेक्स identify and ensure the members against law such a premium contribution would be deductible allowance and the it does not matter the payment claim will be should have been for some machinery plant। अच्छा, इसमें एक चीज बताया है ये इट डज नॉट मैटर वाला कॉलम में कि पार्टली बिजनेस और पार्टली अदर पर्पज के लिए तो अपना लेते हो आप, मूवी वगैरह देखने के लिए कोई सिस्टम लिया, लैपटॉप लिया, चाहे किसी भी टाइप का एसेट था, फर्नीचर था, यदि आप उसका पर्पज दो था, एक बिजनेस पर्पज के लिए लिया था और आपने एक लिया था किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो जो पर्सनल यूज के ऊपर जो आप एक्सपेंस कर रहे हो उसका आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो। किसका ले सकते हो, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के यूज के लिए आप लिए हो, उस पर यदि प्रीमियम पेड किया है आप या XYZ जो भी रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्चा किया है उसका डिडक्शन ले सकते हो। उसके बाद देखिए आता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन सेक्शन आता है। डिप्रिसिएशन का मैं आपको वैसे बाय लॉजिक नहीं बताऊंगा, इसका मैं प्रैक्टिकल कैसे कैलकुलेशन की जाती है, कैसे डिप्रिसिएशन निकाला जाता है, इसको मैं आपको बताऊंगा। मैं जो बनाया इस चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा, मैं आपको और बताता हूं किसी और मेथड से। डिप्रिसिएशन, द प्रोविजन ऑफ allowing depreciation is contained in section 32 of the income tax act 1961। depreciation income और व्हाट इज डिप्रिसिएशन, देखिए समझना ही है आपको। डिप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डिप्रिसिएशन इज मैंडेटरी डिडक्शन, देखिए यहाँ एक वर्ड है, डिप्रिसिएशन इज मैंडेटरी डिडक्शन, ये मैंडेटरी डिडक्शन है, आपको लेना ही लेना है। डिप्रिसिएशन आपको लेना ही लेना है। जैसे कि इनका जब हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का बात करें तो उसमें क्या था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंडेटरी होता है, आप फाइल आप उसको क्लेम करो या ना करो आपको मिलता ही है। उसी टाइप से जो डिप्रिसिएशन होता है PGPP में जब आप इनकम अपना शो करोगे, ITR जब फाइलिंग करोगे तो उसमें डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिक फिर हो जाता है और ये मैंडेटरी डिडक्शन होता है, इसको आपको लेना है। डिडक्शन in the profit and loss statement of the entity the act allows deduction either a straight line। जो देखिए जो डिप्रिसिएशन है दो टाइप से होता है, एक होता है SLM बेस पे होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू। आज के डेट में जो पॉपुलर है, जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, वो किस बेस पे डिप्रिसिएशन लेते हैं, WDV मेथड के ऊपर। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि मूल्यह्रास होता है। क्या है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा था, कोई मशीनरी वगैरह खरीदा था कुछ दिन पहले, तो जरूरी है कि उसका मूल्य में कुछ 4%, 5%, 10% हास हुआ होगा, मूल्य में गिरावट आया होगा, तो उसका जो एसेट का प्राइस है वो तो नहीं होगा। मान को चलो कि आपने कोई 10 लाख का प्रोडक्ट मशीनरी वगैरह परचेज किया, आप परचेज किया, उसके कुछ दिन के बाद, 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद वो क्या होगा, उसका मूल्य में कुछ गिरावट आएगा। जब उसको आप सेकेंड हैंड में सेल करोगे, किसी और को सेल करोगे, तो आपको मालूम चलता है कि कितना उसको इसका एक्चुअल कीमत मिल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट कितना मिल रहा है, तो वो सबका डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन बहुत सारे टाइप का होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका इंपॉर्टेंस ओवरव्यू बताऊंगा आपको, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, इसका टैक्स कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आप लोग को एक्सेल में बताऊंगा। डिप्रिसिएशन सेक्शन 32 चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन मैंडेटरी, इसमें बताया गया है कि जो डिप्रिसिएशन होता है मैंडेटरी। सेक्शन 32 allows a deduction in respect of depreciation resulting from the diminution of exhaustion in the value of certain capital asset। Example 5(2) the section provide the deduction on account depreciation shall be made। मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, मैं आपको ओवरव्यू बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं डिप्रिसिएशन का उसको मैं आपको बता देता हूँ। The asset in respect which depreciation is claimed must belong in either of the following category, namely बिल्डिंग के लिए आप डिप्रिसिएशन ले सकते हो, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर बीइंग टेंगिबल एसेट, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर बीइंग इंटेंगिबल एसेट कैप्चर एक्वायर्ड ऑन द 1 अप्रैल 1998। The depreciation is the value of any other capital cannot be claimed as deduction from the business income। क्या बोल रहे हैं, the depreciation is the value of any other capital asset। हाँ, इसका क्या मतलब है कि जो कैपिटल एसेट का
100% वैल्यू हो वो पूरा आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो, उसका कुछ परसेंटेज इसमें इनकम टैक्स में एक्सप्लेन किया गया है, उतना ही आप मैक्सिमम लिमिट तक ले सकते हो। जैसे कि मान कर चलो कि कोई हाउस है, हाउस का कीमत है 1 करोड़ रुपया, तो हाउस वाले में 10% 5% डिप्रिसिएशन को लिमिट किया गया है, तो उससे ज़्यादा आप डिप्रिसिएशन नहीं ले सकते। मशीनरी में 10% 15% 20% का होता है, मैं आपको लिस्ट दूंगा नीचे में, लिस्ट इसका मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। मतलब कि इसमें बता रहा है कि द डिप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ द एनी अदर एसेट कैन नॉट बी क्लेम, पूरा जो वैल्यू होता है उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हो, एज ए डिडक्शन फ्रॉम द बिजनेस इनकम में नहीं कर सकते हो। नो डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन द कॉस्ट ऑफ द लैंड on which the building is created, because term building refers only to a superstructure but not be land on which erected. The term plant as defined in section 43 subclause 3 include ships, vehicle, books, scientific apparatus, surgical equipment used for the purpose of the business of professional but does not include the buses or livestock. इसमें देखिए डिप्रिसिएशन पार्ट में मैंने जो बताया, टेक्निकल वर्ड को समझने का आपको जरूरत नहीं है। टेक्निकल वर्ड आदि आप समझोगे, ये सब वही लोग इतना पढ़ते हैं जिसको चार्टेड अकाउंटेंट 3 इयर्स का जो एग्जाम जिसको देना होता है, वही लोग इसको पूरा वर्ड को समझने का कोशिश करते हैं और समझते हैं। आपको समझना है कि डिप्रिसिएशन मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रोडक्ट पे और मशीनरी पे, बिजनेस पे आपको कितना % का डिप्रिसिएशन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लेम करना है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। डिप्रिसिएशन मतलब डिडक्शन होता है, एक्सपेंड होता है, उसको कैसे आपको क्लेम करना है इनकम टैक्स में, ये आपको समझना है। पूरा टेक्निकल वर्ड को समझने का आपको कोशिश नहीं करना है, आप उलझ जाओगे और आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम नहीं देना है। However, the word plant does not include any animal, human body or stock in trade. Thus plant, ये सब कौन सा है, इंक्लूड नहीं किया गया है किसमें, डिप्रिसिएशन में। ह्यूमन बॉडी और स्टॉक इन ट्रेड, thus plant include all goods and chattels fixed or movable which is businessman keeps so employment in business, ये सब क्या है, डिप्रिसिएशन में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। The asset of should be actual use basis in purpose of the business purpose during the previous year। देखिए यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ आपको, एसेट यूज फॉर लेस देन 180 डेज। आप कोई एसेट्स है आपके पास, उसका यूज यदि आप क्या करते हो 180 डेज से कम आपने यूज किया है, तो उस पर डिप्रिसिएशन आप कितना ले सकते हो, एट 50% तक आप डिप्रिसिएशन ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। और 180 डेज से ज्यादा हो तो 100% तक भी ले सकते हो। इसका मैं बता रहा हूँ फिर से आपको कि कैसा इसका कैलकुलेशन की जाती है, मैं एक्सेल में आपको इसके बारे में आपको बताऊंगा। एसेट्स यदि 180 डेज से कम आपने यूज किया है, तो उस पर आप डिप्रिसिएशन में कितना ले सकते हो, मैक्सिमम 50%, और 180 डेज से ज्यादा किया तो 100% भी ले सकते हो किसी किसी सिनेरियो में। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। The asset comprising such asset is significant to what? You include passive to certain instruments. Computation of depreciation। देखिए डिप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन कैसे की जाती है, जैसे कि ब्लॉक्स क्या होते हैं, एसेट्स ब्लॉक। जो मान कर चलो कि आपके पास एक कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास एसेट हो गया, आपके पास 50 कंप्यूटर है, 50 कंप्यूटर से रिलेटेड एसेट है, तो जब आप उसका पीएलएम बनाओगे, जब ITR 3 फाइलिंग करने के लिए जब उसका कंप्यूटेशन बनाओगे, तो उसका ब्लॉक वाइज बनाओगे। आप क्या करोगे, आपके पास 5 बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग का एसेट अलग हो गया, आपके पास 5 10 20 50 लैपटॉप हो गए, तो लैपटॉप का एसेट आपके पास अलग हो गए, आपके पास 10 20 मशीनरी हो गए, तो 10 20 मशीनरी का क्या करना है, आपको ब्लॉक अलग से बनाना है, टोटल बना करके, और उसका टोटल प्राइस इंक्लूड करके उसके ऊपर आपको क्या करना होगा, डिप्रिसिएशन लेना होता है। ऐसे नहीं करना है कि आपके पास 5 बिल्डिंग है या 5 कंप्यूटर या 5 किसी भी टाइप के अलग अलग एसेट है, तो सबका आपको अलग अलग बनाना है, सबका ऊपर आपको अलग से डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये क्या होता है, नॉन लीगल होता है, इसके ऊपर आपको वर्क नहीं करना है। ब्लॉक होता है एसेट वाइज, आपके पास जितने भी टाइप के एसेट हैं उसका अलग अलग ब्लॉक बनाना है, उसका जितना भी टैक्स होगा, सॉरी प्राइस होगा, उसको कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना होता है। जब करना बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको की जाती है। उसी को बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। ए ब्लॉक ऑफ एसेट इज डिफाइंड सेक्शन 2 सब क्लाउज 11 एज ए ग्रुप ऑफ एसेट। यहाँ पर वर्ड लिखा है ग्रुप ऑफ एसेट्स falling within a class of asset comprising tangible asset being a building, machinery, plant or furniture. Intangible asset below known how patent, copyright, trademark, license, ये क्या होता है, इंटेंगिबल एसेट होते हैं। इसका जब ब्लॉक बनाओगे तो आप एक सेपरेट बनाओगे, और टेंगिबल एसेट बिंग बिल्डिंग मशीनरी का जब आप ब्लॉक बनाओगे तो उसका अलग सेपरेट बनाओगे, उसका ऊपर डिप्रिसिएशन निकाला जाता है,
वो कैसे निकालोगे, उसका अलग से ब्लॉक बनाना पड़ेगा आपको। इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच द सेम परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब्ड। ब्लॉक ऑफ एसेट सिंपली मीन्स सेम क्लास ऑफ एसेट सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, मतलब कि सेम क्लास का होगा, लैपटॉप का एसेट हो गया तो लैपटॉप का आप एक ब्लॉक बनाओ और उसके ऊपर सेम रेट का जो डिप्रिसिएशन मिलता है उसको आपको फॉलो करना होगा, उसी को आप डिडक्शन ले सकते हो। इसका मतलब यही होता है। नो हाउ, ये नहीं आपको समझना है, क्योंकि मैं आपको टेक्निकल वर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कैसे इसका कैलकुलेशन की जाती है। एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मशीनरी सेक्शन 21 है। एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउड न्यू मशीनरी ऑफ प्लांट अदर देन शिप एंड एयरक्राफ्ट और शिप वगैरह का छोड़ करके ये क्या होता है, आपको मशीनरी प्लांट के ऊपर आपको मिलता है एडिशनल डिप्रिसिएशन। Such additional depreciation will not available in respect of any machinery plant which for installment of processing or use within। देखो कुछ डिप्रिसिएशन वैसा होता है जिसके ऊपर आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो, उसको अलाउड नहीं किया गया। तो कौन कौन से होते हैं इसमें? इंस्टॉल, देखो एनी मशीनरी और प्लांट विच बिफोर द इंस्टॉलेशन बाय द असेसिंग वाज यूज्ड विद इन आउटसाइड इंडिया में कोई अपने मशीनरी वगैरह लिया था, फिर उसको आकर के इंडिया में आप उसका कर रहे हो, या सेकेंड हैंड मान के चलो कि सेकेंड हैंड मशीनरी के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है। एनी मशीनरी और प्लांट इंस्टॉल इन ऑफिस परमिसेज रेसिडेंशियल एकोमोडेशन और इन गेस्ट हाउस, यदि गेस्ट हाउस है रेसिडेंशियल एकोमोडेशन वगैरह के लिए आप करते हो उसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो डिप्रिसिएशन मिलता है किसके ऊपर मिलता है? बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस प्लांट, बिजनेस मशीनरी के ऊपर ही आपको मिलेगा। गेस्ट हाउस वगैरह के लिए लेते हो, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑफिस अप्लायंस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल वगैरह के लिए तो इसके ऊपर भी आपको डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं होता, नहीं मिलता है। वही है एसेट बट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। मैंने जो बताया कि एज पर सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 32 31 टू 50% ऑफ इंटरनल, मतलब 180 डेज से जो लेस में आप करते हो यूज करते हो। मान कर चलो कि आपने कोई फरवरी मंथ में आपने कोई एसेट परचेज किया था, उसके एक 180 डेज के बाद में जब आप उसका डिप्रिसिएशन हो तो 50% तक ले सकते हो, और 180 डेज के बाद में 100% में ले सकते हो। लेस में 180 डेज से लेस में यूज किया हो आप तो 50%, और 180 डेज से एक्सेस किया है, ज़्यादा किया तो 100% भी आप ले सकते हो। फर्दर द थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 32 द बैलेंस 50%। ये हुआ हमारा डिप्रिसिएशन। इसका कैसे प्रैक्टिकल मैं बताऊंगा कैसे की जाती है। मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपको रीड करना होगा, समझना होगा तो आप समझ सकते हो। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ देखो टिंगेबल एसेट के ऊपर कितना डिप्रिसिएशन मिलता है। ब्लॉक 1 बिल्डिंग विच यूज मेनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पज एक्सपेक्ट होटल एंड बोर्डिंग हाउस को छोड़ करके यदि आप रेसिडेंशियल पर्पज के लिए बिल्डिंग वगैरह लेना चाहते हो मेनली, उसमें 5% का डिप्रिसिएशन मिलता है आपको। ब्लॉक 2 देखिए एक चीज मैं बताता हूँ आपको, यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेसिडेंशियल जो होता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बिजनेस करना इंडिया में इलीगल होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो उनका अपना बिजनेस होता है, अपना बिल्डिंग होता है, वो बिल्डिंग में छोटा मोटा स्मॉल दुकान वगैरह करते हैं तो उसमें डिप्रिसिएशन आप ले सकते हो, लेकिन ये लीगल होता नहीं है। इसी को इसमें बताया गया कि मैंने आप बोलोगे सर आपने बताया कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर आप डिप्रिसिएशन नहीं ले सकते, यहाँ बता रहे हो कि सर 5% ले सकते हो, लेकिन इलीगल चीज होता है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बिजनेस इंडिया में नहीं होता है, क्योंकि आप बिजनेस का एक एरिया अलग होता है, रेसिडेंशियल का मतलब होता है रेसिडेंशियल। यदि रेसिडेंशियल के ऊपर भी बिजनेस करते हो लेते हो तो 5% आप ले सकते हो, और बिल्डिंग विच आर नॉट यूज फॉर मेनली रेसिडेंशियल पर्पज, यदि अदर देन है रेसिडेंशियल तो आप 10% डिप्रिसिएशन ले सकते हो पूरा एसेट वैल्यू का। थर्ड बिल्डिंग एक्वायर्ड 2002 के बाद यदि इंस्टॉलिंग मशीनरी एंड प्लांट किए हो बिल्डिंग में, बिल्डिंग एक्वायर्ड किए हो मतलब खरीदा हो कब? 2002 के बाद में। आफ्टर 1 सितंबर 2002 फॉर इंस्टॉलमेंट मशीनरी एंड प्लांट फॉर्मिंग वाटर प्रोजेक्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम एंड विच यूज फूड, इसमें 40% आप डिप्रिसिएशन ले सकते हो। फर्नीचर में कितना 10% ले सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी में 30%, मोटर कार्स के लिए 15% आप डिप्रिसिएशन ले सकते हो। मोटर बस मोटर लॉरीज एंड मोटर टैक्सीज यूज द बिजनेस ऑफ रनिंग ऑफ द हायर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, ये जो टाइम दिया है टाइम लाइन के अकॉर्डिंग आपने किया होगा तो 45% डिप्रिसिएशन ले सकते हो, और इसके अदर देन हो तो 30% ले सकते हो। मोल्ड्स यूज ऑन रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री वगैरह के लिए हो तो 30% ले सकते हो। एरोप्लेन्स एरोनॉटिक्स के लिए 40% ले सकते हो। एसेफिसाइड एयर पोल्यूशन से रिलेटेड अगर बिजनेस है उसमें कोई इक्विपमेंट आपने परचेज किया तो उसमें 40% का क्या डिप्रिसिएशन ले सकते हो।
प्लांट एंड मशीनरी यूज इन सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री कवरिंग इंक्रेडिट करो 30%। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट के लिए आपने कोई परचेज वगैरह किया तो 40% का आप डिप्रिसिएशन इसमें ले सकते हो। ये आपको देख लेना है, पढ़ना है इसको एक बार। उसके बाद ब्लॉक 8 में 40% ऑफ द मशीनरी प्लांट एक्वायर्ड आफ्टर फर्स्ट, ये टाइम लाइन हो गया। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेज, यदि रिन्यूअल वगैरह पे आप करते हो, एक्सपेंस वगैरह करते हो, तो इसमें कितना आपको मिलेगा इसके बारे में बताया। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 40%। सी नोट बिलो में एक नोट आपको बताऊंगा नीचे इसके बारे में। बुक्स वगैरह पे 40% ले सकते हो डिप्रिसिएशन। बुक आउंड वाइसेसिंग कैरिंग बिजनेस 40% ले सकते हो। शिप्स वगैरह में ब्लॉक 1 ओशियन 20% है इसमें। इंटीग्रेबल मोबाइल फोन एंड इफ वैक्स नॉट कंसिडर कंप्यूटर्स एंड हेंस नॉट एलिजिबल फॉर 40% टोटल डिप्रिसिएशन कंप्यूटर्स सच यूपीएस। देखो मैंने क्या बताया था ऊपर में, एक चीज बताया था आपको, क्या बताया था मैंने कि बिल्डिंग वाला केस बताया था कि बिल्डिंग में यदि एसेट को आप क्या करते हो कि कोई मॉडिफाई नहीं करके आप नया बनाते हो एक फ्लोर ऊपर, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। तो वैसे ही एक सिस्टम होता है मोबाइल फोन में या लैपटॉप में। लैपटॉप में क्या 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 आपने कोई हार्ड डिस्क लगवाया है, एसएसडी लगवाया जिसका प्राइस है 4 लाख 5 लाख रुपया है, तो उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलता, उसी को इसमें बताया गया है। नोट ऑफ स्टूडेंट रेफर टू इनकम टैक्स रूल्स। Increase rate of depreciation of certain asset rules 5(2). कंडीशन ऑफ टू फुलफिल्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। इलस्ट्रेशन 1 देख लेना आप लोगों को। कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन, ये कंप्यूटर एसेट वगैरह के मैंने बारे में बताया है, इसको आपको देख लेना है, समझ लेना है। कंप्यूटर इंक्लूड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेट ऑफ एक्विजिशन इतना अमाउंट 35%, यह एग्जांपल है, उसको यहाँ पर कैसे सॉल्व किया गया मैं बताया हूँ उसको। फर्नीचर वगैरह के बारे में मैंने बताया है स्टेटमेंट शोइंग। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीवियसली ट्रांसपोर्ट होल्डिंग ऑफ सब्सिडरी कंपनीज कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय द एमएलए कंपनी asset is acquired outside India by assessing being non-residentialized. Capital asset on introduction 11 section 35 AD 32 section 41 provide the actual cost of any capital asset on 30 nil. Assessing himself as claim reduction under 30 AD तो प्रोविजन, ये सब जो गिफ्ट वगैरह के लिए मैंने बताया, ये जो 35 AD का जो जितना भी बिजनेस होते हैं प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर आप डिडक्शन उसके ऊपर भी ले सकते हो। कौन सा है, एनी कैपिटल एसेट टोटल पार्टीजन एचयूएफ 100% सब्सिडरी कंपनी बीइंग इंडियन कंपनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय होल्डिंग कंपनी। तो ये सब ये जो होते हैं चार्टेड अकाउंटेंट वगैरह के लिए ही होते हैं, क्योंकि आपको कंपनी का आईटीआर तो फाइल करना नहीं है। उसके बाद आता है हाउ एवरेज एसेट रिस्पेक्ट टू डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सर्टिफिकेट डीम्ड डिविजन इनकम को एसएससी अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35(87)(b). उसके बाद है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू के बिहाफ पे कैसे हम लोग करते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। प्रीवियस ईयर ब्लॉक ऑफ एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय डैमेज कंपनी रिजल्टिंग कंपनी ब्लॉक एसेट कंपोजिशन इनकम कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ डिप्रिसिएशन ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ रिटर्न डाउन machinery plant and placing charge audit of book as accounts profit acquisition of sale of order transfer site। ये एक समझने वाला है, ये जो सेक्शन है 33AB है एलिजिबिलिटी ऑफ डिडक्शन साइट रिकंस्ट्रक्शन एंड फंड। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन यूटिलाइजेशन विड्रॉल अमाउंट utilization from a scheme for business purpose not available as deduction। amount you don't utilize for purchase of by the asset would be chargeable for tax business income। वही मैंने जो ऊपर बताया था वही है उसका डिटेल्स डेफिनेशन।
सॉरी एक चैप्टर था 30, ये 33 AB है। इसको क्या गवर्नमेंट बोल रही है कि एलिजिबिलिटी ऑफ डिडक्शन, द सेक्शन प्रोवाइड फॉर ए डिडक्शन इन द कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल प्रॉफिट इन केस ऑफ असेसिंग कैरिंग द बिजनेस और प्रोस्पेक्टिंग फॉर ए एक्सट्रैक्शन और ए प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम। इसका मतलब ये होता है मेनली कि आप कोई गवर्नमेंट किसी एरिया को प्रमोट वगैरह करती है, उसमें बिजनेस वगैरह जो आप करते हो उसमें ऊपर जितना भी एक्सपेंस आप करते हो लैंड को छोड़ करके, उसको क्या है साइट रजिस्ट्रेशन फंड के तहत उसको गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि पूरा डिडक्शन आप लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, एलिजिबिलिटी ऑफ डिडक्शन वही होता है साइट रजिस्ट्रेशन फंड्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट किसी एरिया को प्रमोट करती है तो बोलती है कि उसमें आप बिजनेस करना है तो जितना भी आपका एक्सपेंसेस है क्या होगा आपका पूरा डिटेक्टेबल होगा, पूरा का आप डिडक्शन ले सकते हो। इसका मतलब यही होता है क्वांटम ऑफ डिडक्शन। डिपॉजिट एनी विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन स्पेशल अकाउंट मेंटेन बाय द एसएससी विद द बैंक ऑफ अकॉर्डेंस विद द स्कीम अप्रूव्ड बाय द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल, पेट्रोलियम वगैरह से आप बिजनेस करते हो, पेट्रोलियम गैस का बिजनेस करते हो और स्टेट बैंक में आप कितना भी जो भी डिपॉजिट वगैरह करते हो तो उसका भी आप क्या है आपको डिडक्शन वगैरह मिल जाता है। डिपॉजिट करो या डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, पूरा आपको इनकम में उसका कैलकुलेशन नहीं की जाती है, उसका पूरा डिडक्शन आप ले सकते हो। इसमें यही बताया गया है। इन एसएससी सेल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्शन ए सम इक्वल टू सम डिपॉजिट और 20% ले सकते हो। इसमें 20% से 20% या आपने मान कर चलो कि आपने जितना भी पैसा जितना भी आपने फंड डिपॉजिट किया है या 20% जो दोनों में लेस होगा वो आपका डिडक्शन मिलेगा, उसी से आपको नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन टू पार्टनर टू असेसिंग फॉर मेंबर ऑफ एसएससी ओपी where the assessing a form or any association person of anybody individual deduction under section was not allowed। जो एओपी होते हैं, एओपी जो पार्ट एओपी या बीओआई के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, उनको डिडक्शन इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। नॉन एलिजिबिलिटी ऑफ डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर, ऑडिट ऑफ बुक्स अकाउंट्स नो डिडक्शन, अकाउंट विड्रॉल क्लोजर अकाउंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन विड्रॉल अमाउंट। उसके बाद आता है पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्पेशल पीरियड, द सेंट्रल गवर्नमेंट है द पावर टू डायरेक्ट द डिडक्शन अलाउड अंडर द सेक्शन शैल नॉट बी अलाउड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च वगैरह पे जो आपको मिलता है 35 में। इसके ऊपर क्या करते हो आप, इसके ऊपर जितना भी एक्सपेंस आता है आपको गवर्नमेंट डिडक्शन देती है। इसमें एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, यह वही होता है किसी बिजनेस को गवर्नमेंट प्रमोशन करना चाहती है, उसको बढ़ावा देना चाहती है, तो यदि उससे रिलेटेड आपका बिजनेस होगा तो उसके ऊपर डिडक्शन क्या होगा आपको 100% मिलता है। मैंने इसमें मीनिंग बताया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, इस पे भी आपको डिडक्शन मिलता है। साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस हो रहा है, क्लास और बिजनेस, इससे रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है मतलब होगा आपको एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इसमें बताया है देखो, बाय ए कंपनी इंगेज इन बिजनेस और बायोटेक्नोलॉजी और इन ए बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, यहाँ अप्रूव्ड हाउस एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी आर्टिकल लिस्ट ऑफ 11 शेड्यूल। इसमें मतलब यही होता है कि 100% आपको मिलता है अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ करके, लैंड बिल्डिंग को छोड़ करके जितना भी आपने एक्सपेंडिचर वगैरह मशीनरी वगैरह लिया है वो टोटल आपका डिडक्शन होगा, 100% डिडक्शन आपको मिलता है। वही है 100% एक्सपेंडिचर इंक्लूड अदर देन एक्सपेंडिचर लैंड, और 100% तक आपको इसमें डिडक्शन ले सकते हो यदि आपका बिजनेस साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है तो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल टू पनिशमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर, लैंड एंड डिसअलाउड, लैंड वगैरह पर डिसअलाउड किया गया है। कैरी फॉरवर्ड टू डिफिशियंसी, नो डिप्रिसिएशन, सेल ऑफ एसेट, प्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर कैपिटल। यदि आपके पास साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कोई अपने एसेट मशीनरी वगैरह लिया था उसको सेल कर देते हो तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो उसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। इसमें यही बताया गया है। वेयर द एसेट नोटिफाई अप्रूव रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज अदर अमाउंट कंट्रीब्यूट पेड टू, यदि आपने कोई पेड किया है सोसाइटी यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन के लिए उसके ऊपर भी आप डिडक्शन ले सकते हो। पेड टू का मतलब यही होता है, मैंने जो 1 मिनट आपको बता देता हूँ। पेड टू, यहाँ एक पेड टू वर्ड है। पेड टू का मतलब क्या होता है, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए यदि कोई कंपनी को आप देते हो 100% सम पेड आपका क्या होता है डिडक्शन होता है। नोटिफाइड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज रिसर्च एसोसिएशन के लिए आपको पेमेंट वगैरह देते हो, डोनेशन टाइप का देते हो
तो भी आपका क्या होता है, पूरा 100% डिडक्टेबल होता है, उसका डिडक्शन आप ले सकते हो। कैपिटल साइंटिफिक रिसर्च अप्रूव्ड नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी एक्सपेंडिचर कंपनी बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल ऑफ द इसमें है तो भी आप डिडक्शन वगैरह ले सकते हो। एक्सपेंडिचर फॉर, हाँ ये भी समझने वाला है। 35A भी है, पहले 34 भी एक सेक्शन था इनकम टैक्स, उसको डिलीट कर दिया गया, उसके जगह पर 35 को लाया गया था, उसके बाद 35 में 2 क्लॉज को इंक्लूड किया गया। 35A भी है, 35A भी है। इसमें क्या है, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस से रिलेटेड आपका होता है, टेलीकम्युनिकेशन से सर्विस से रिलेटेड बिजनेस आपको गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्पेक्ट्रम फी। तो जो फी वगैरह जो होता है, आपने सुना था कि स्पेक्ट्रम का जो होता है नीलामी वगैरह होता है, क्या होता है कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का होता है। उसमें जो फी होता है 1% या 2%, जितना भी फी वगैरह जो गवर्नमेंट को दिया जाता है, वो क्या होगा, आपका पूरा डिडक्शन उसका मिल जाता है। आप समझो कि 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का यदि 1% भी कोई फी आपको देना होगा तो कितना बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो पूरा आपको डिडक्शन मिल जाता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का ट्रांसफर ऑफ कंपनी कंडीशन आफ्टर ग्रांट ऑफ डिडक्शन। उसके बाद आता है 35A डबल बी एक्सपेंडिचर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस टैक्स ट्रीटमेंट। ये जो होता है, जो कोई टावर वाले जो होते हैं, किसी कंपनी का टावर वाले होते हैं, एक तरफ से टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड ही बिजनेस होता है। इसमें गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको लैंड बिल्डिंग पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जो टावर वगैरह लगवाते हो, आपको टारगेट गवर्नमेंट देती है कि आपको 5 साल में, मान के चलो कि आपको 1 लाख टावर इंस्टॉलमेंट कराना है। यदि 5 साल में आप टावर इंस्टॉलमेंट कराते हो तो उसके ऊपर जितना भी आपका एक्सपेंस आता है वो क्या होगा, आपका डिडक्शन मिलेगा। वो एक्सपेंडिचर क्या होगा, 100% गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देती है। गवर्नमेंट बोलती है कि इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, जितना आपका टावर इंस्टॉलमेंट वगैरह पर जितना भी आपका खर्चा है वो गवर्नमेंट उसको छोड़ देती है। तो इसको वही है 35A डबल बी में भी उसी को इंक्लूड किया गया है। ट्रांसफर ऑफ द लाइसेंस, अच्छा लाइसेंस वगैरह आप ट्रांसफर कर देते हो किसी को, तो उसके एवज में जो आपको पेमेंट वगैरह मिलता है, तो उस केस में आपके ऊपर कोई भी आपको नहीं मिलने वाला, सबके ऊपर पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो हम लोग का ये था डिप्रिसिएशन वाला। प्रैक्टिकल में कैसे इसकी टैक्स कैलकुलेशन की जाती है मैं इसको आपको बताऊंगा। तो आज हम लोग इतना ही समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग समझेंगे।